जब मैं महज 1 महीने का था तब मेरी 3 साल की बचपन की दोस्त ने मुझे पूरी घृणा के साथ इशारा किया और फिर बड़ी ही शांति से मेरे पिता से कहा कि ये छोटा भाई इतना बदसूरत है, शायद बड़ा होकर इसको कभी शादी के लिए लड़की ना मिले, इसलिए वह खुद ही इसकी पत्नी बनने की कृपा करेगी। उसी दिन से हमारे दोनों परिवारों ने हमारी सगाई तय कर दी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह बड़ी होकर सबसे ज्यादा जलन पोसेसिव लड़की बनेगी जिसे मैंने कभी जाना था। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बात कही, उसने अपनी खुददारी के साथ मेरे मुंह में कैंडी ठूंस दी। ईथन, ये खाओ, जब ये खत्म होगा तब मुझे जवाब देना, मेरा हाथ ना पकड़ना, ये गलत था, है ना? मैंने उस मेल लीड की तरफ इशारा किया जो पास में ही खड़ा था, गुलाबों का गुलदस्ता पकड़े हुए वेंडी को अपनी भावनाएं बताने वाला था। मैंने वेंडी से कहा, तो उसके फूल बेकार जा रहे हैं? वेंडी ने उस लड़के की तरफ झांका जो हमारे निजी पल को बाधित करने वाला था, मुस्कुराई और उस लड़के के हाथों से गुलाबों का गुलदस्ता ले लिया। यह नजारा देखकर स्कूल के हर स्टूडेंट के पांव जम गए। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की वेंडी। क्या यह हो सकता है कि अपने पहले ही दिन ट्रांसफर स्टूडेंट जूलियन ने उसे जीत लिया हो? लेकिन मैं बस हंसा क्योंकि मुझे पता था कि जब भी वेंडी के चेहरे पर मुस्कान होती है, उसकी मुझसे मोहब्बत वास्तव में एक चेतावनी होती है कि वह अपने जलन भरे अहंकार में बदलने वाली है। जूलियन का स्कूल में पहला सप्ताह। वह कैंपस में सेलिब्रिटी बन गया क्योंकि उसने मुझसे ठीक 1 अंक से मुझे हराया। उस शख्स को पीछे छोड़ दिया जो सालों से टॉप पर था। मैंने अपने टेस्ट पेपर्स को नीचे देखा जो कुल 740 अंकों के थे, फिर सिर उठाया और एक घूंट पानी पिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जूलियन शुरू से आखिर तक मेरे प्रति किसी तरह की दुश्मनी रखता हुआ लग रहा था। वह मेरी डेस्क के पास आया, मुझ पर ताना मारते हुए। मेरे यहां आने से पहले मैंने सुना था कि हार्बर सिटी में टॉप पर रहने वाला स्टूडेंट कोई महान था। पता चला वो कोई खास नहीं है। सच में मुर्गे के सिर और मोर की पूंछ में कोई मुकाबला नहीं। मुर्गे का सिर और मोर की पूंछ। मैंने अपने 740 स्कोर को देखा और पूरी तरह सहमत नहीं हो पाया। बेशक जूलियन का मेरा अपमान जारी नहीं रहा क्योंकि उसने अभी अभी उस शख्स को देखा जो क्लास के दरवाजे पर खड़ा था। क्लास के बाद मेरा इंतजार कर रहा था। वेंडी! उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वेंडी क्लास के दरवाजे पर सीधी खड़ी थी, मुझे पुकारते हुए, बुकवाम चलो घर चलें। वेंडी मेरी बचपन की सहेली थी। हम डायपर के समय से साथ बड़े हुए थे। मेरे नंबर हमेशा क्लास में दूसरे होते थे, जबकि वह लगभग हमेशा पहले, क्योंकि मुझे पढ़ाई का दीवाना था। यहां तक कि जब मैं उसके साथ होता था 10 में से 9 बार मैं फिजिक्स फॉर्मूलों में खोया रहता था। इसीलिए वह मुझे हमेशा बुकवार्म कहती थी। बेशक मैं पूरी तरह जानता था कि जब उस होठों से वो 3 शब्द निकलते थे, उसकी आंखों में हमेशा मोहब्बत होती थी। उसके बाद वह खुद पर काबू खोकर मुझे दीवार से लगा देती और कहती, गुड स्टूडेंट, अगर तू मुझे उतना जुनून दे जितना तू पढ़ाई को देता है तो मैं तेरे लिए पागल हो सकती हूं। अब एक जूलियन आ गया था जो मुझसे ज्यादा मजबूत था, और जूलियन ने शुरू से ही वेंडी पर नजर जमा ली थी। जूलियन पूरे आत्मविश्वास के साथ वेंडी के पास गया। वेंडी, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊं, ठीक है? वेंडी ने उसे हल्की हैरानी से देखा। जूलियन ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं वही हूं जिसकी अभी लाउडस्पीकर पर तारीफ की गई थी। ग्रेड में दूसरा रैंक। तुम भरोसा कर सकती हो मेरी काबिलियत पर, है ना? यह सुनकर वेंडी ने आंखें उठाकर मुझे देखा। वो नजर समझदारी भरी लग रही थी, जिसमें थोड़ी मजाकियत भी मिली हुई थी। वेंडी मुझ पर हंस रही थी कि मैं कितना बेकार हो जाता हूं। मैंने ठंडे दिल से नजरें फेर लीं। नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरी नजरें अपने आप वहां जा रही थीं। वेंडी ने नजरें नीची कर लीं। जूलियन से बड़ी ही नरमी से बात करने लगी। जूलियन ने वेंडी पर भरोसे से मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। मेरे बगल वाला डेस्कमेट मुझसे फुसफुसाने लगा, क्या वेंडी ने सच में हामी भर दी? क्या वह तुम्हारी बचपन की सहेली नहीं है? मैंने सोचा, तुम दोनों शायद सच में साथ आ सकते हो। ये जूलियन होशियार, दिलकश है और हर चीज इतनी आसानी से पा लेता है। पीछे बैठे शख्स ने कहा, लेकिन तुम इनकार नहीं कर सकते कि दोनों सच में एकदम साथ फिट बैठते हैं। दोनों प्रतिभाशाली और आकर्षक। ऐसा लगता है जैसे वे साथ रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। कितने भोले हो! मैंने अपनी ठुड्डी टेकी और हंसा। उन्हें पता नहीं था कि वेंडी असल में कैसी है। वेंडी की ये गणना भरी नरमी जो अभी दिखी, वह हर बार तब दिखती थी जब वह मेरे रास्ते की रुकावटों को हटाने में मेरी मदद करती थी। ये निर्दोष, शालीन और शिष्ट लगती थी, लेकिन असल में ये उसका पसंदीदा खेल था। वेंडी मेरी तरफ सबसे खूंखार गार्ड डॉग थी। उसका मिशन मेरी रक्षा करना था। जूलियन, मैं मानता हूं तू ताकतवर है, लेकिन अगर वेंडी का दिल सिर्फ मेरे लिए है तो तू जो ये चालाकी समझता है उसकी जीत की क्या संभावना है? हां, जूलियन एक फतह करने वाला था। उसका लक्ष्य वेंडी, फीमेल लीड को जीतना था ताकि लव पॉइंट्स इकट्ठा कर सके। जब लव पॉइंट्स 100% हो जाते, इस कहानी को उसकी सफलता माना जाता। मूल कहानी में मैं विलेनस सेकंड मेल लीड था, वेंडी का बचपन का दोस्त। जूलियन के आने के बाद मैं इतनी भयानक हरकतें करता जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। बेशक ये मूल कहानी का ढांचा था, लेकिन मूल कहानी अपडेट होना बंद हो गई थी। ठीक जब जूलियन आया, जब मैं जागा, तभी ये पूरी कहानी मेरी वजह से पूरी तरह पलट जाएगी। ये वाकई मजाकिया है। जूलियन के आने से पहले मैं वेंडी से प्यार नहीं करता था। मुझे सिर्फ पढ़ाई की परवाह थी। यही वजह थी कि वेंडी और मैं कभी कपल नहीं बने थे। उस समय मैंने जानबूझकर कहा,
हाई स्कूल स्टूडेंट्स का मुख्य काम पढ़ाई है। चलो जब एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं तब डेट करें, ठीक है? किताब में मुझे कड़वा और सख्त बताया गया था। ग्रेड में दूसरे नंबर पर। वेंडी की लापरवाह और उच्छृंखल आदतों को तुच्छ समझता था और उसे उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी छोड़ दिया। इसी वजह से मैं वेंडी के दिल में व्हाइट मूनलाइट बन गया। वेंडी हमेशा मुझे याद करती रही। जब मेल लीड आया तो मुझे खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने वेंडी को पाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर मुझे पता चला कि वेंडी को मेल लीड ने ठीक कर दिया था। जो किताब में लिखा था वो सच था। मुझे वेंडी उतना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं उत्सुक था। आखिर मैं इतना दीवाना क्यों हो गया? मेल लीड के आने के बाद जब साफ था कि पहले मुझे सिर्फ पढ़ाई की परवाह थी, लेकिन ये सिर्फ किताब की प्लॉट थी। मुझे विश्वास नहीं था कि वेंडी इस लड़के के प्यार में पड़ जाएगी। वेंडी पागल थी और मैं भी। जूलियन, क्या वह दो पागलों को संभालने को तैयार था? अगले दिन जूलियन मेरे पास एक मुस्कान के साथ आया और उत्सुक भाव से उसके होंठ मजाकिया अंदाज में चढ़े हुए थे। कल वेंडी ने मुझे बताया, मैं बेटे की तरह हूं, वह सच में मुझ पर मोहित हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसकी जिंदगी में रोशनी भर दी है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, अगर तुम समझदार हो तो अब पीछे हट जाओ। मैंने उसे एक अजीब भाव से देखा। जूलियन वाकई काफी खूबसूरत था, अहंकारी और गर्वीला। वह सच में एक छोटे बेटे जैसा लग रहा था। लेकिन वेंडी को धूप से सबसे ज्यादा नफरत थी। वेंडी को बचपन से ही सोलर डर्मेटाइटिस था। जो कोई भी उसे धूप से जुड़ी कोई चीज देता वह उसे नष्ट कर देती, सिवाय मेरे दिए हुए सन पेंडेंट नेकलेस के। इस बारे में जानने से पहले मैंने सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराया। ये उसे पसंद करना बिल्कुल नहीं था। ये तो साफ तौर पर उसे वायरस समझना था। छिपा हुआ मतलब था, मुझसे दूर हो जा। जूलियन ने भौहें चढ़ाईं। तुम क्या हंस रहे हो? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वाद। शुभकामनाएं। जूलियन काफी समझदार था। वह मेरी उदासीनता को भांप सकता था। शायद मेरे रवैये ने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई। उसने कहा, अब से मैं तुम्हें कुचल दूंगा, तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा, तुम्हारी किस्मत को छोड़कर। वह रुका, फिर कहा, वेंडी को भी और तुम्हारी पहली रैंक को भी। जूलियन सब कुछ छीनने को तैयार था। उसने आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। उसकी आंखों के कोने मुड़ गए जैसे वह पहले से ही मेरा दुखद अंत देख सकता था। जोर जोर से रोता हुआ। मैंने उसे देखने की भी परवाह नहीं की, बस अपनी किताब उठाई और उसके पास से गुजर गया। बस देखते रहना, भले ही जूलियन के पास कोई चीट कोड हो तो क्या, पढ़ाई मेरा काम था। मैंने असंख्य घंटे मेहनत की थी। मैं उसकी कुछ बातों से डरने वाला नहीं था। जूलियन ने गुस्से में मुझे धमकी दी, बस इंतजार कर। दूसरी मासिक परीक्षा से पहले स्कूल ने नेशनल डे सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस आयोजित की। नेशनल डे सेलिब्रेशन हार्बर सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल का सालाना अनिवार्य कार्यक्रम था। चाहे आप नए साल के स्टूडेंट हों या सोफोमोर या जूनियर, हर कोई इस कार्यक्रम की बदौलत आराम कर सकता था। आमतौर पर इस परफॉर्मेंस का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। जैसा वेंडी ने कहा, मैं सिर्फ एक बुकवॉर्म था। मुझे डांस नहीं आता था, गाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वेंडी बिल्कुल विपरीत थी। बड़े परफॉर्मेंस जैसे ये उसका स्टेज थे। वह अंतिम परफॉर्मर थी उस वक्त जब पूरे स्कूल का माहौल सबसे ज्यादा उत्साहित होता था। वेंडी स्टेज लाइट्स के नीचे खूबसूरती से खड़ी थी। उसकी आकृति कोमल और खूबसूरत। उसकी उंगलियां पियानो की कुंजियों पर खुशी से नाच रही थीं। उसकी साफ आंखें झील के पानी की तरह दर्शकों को देवी की तरह देख रही थीं। ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठीं। सब कुछ इस लड़की के लिए। मैंने अपने हाथों में अंग्रेजी सुनने की सामग्री को नीचे देखा, फिर अपनी नजरें मंच पर उसकी तरफ उठाईं। मैं पहली पंक्ति में बैठा था, उसे पूरी तरह देख सकता था। पिछले सालों में वेंडी ने भी मंच पर परफॉर्म किया था। प्राइमरी से हाई स्कूल तक यह मंच हमेशा उसका रहा था। हर साल मंच पर जाने से पहले वेंडी मुझे उत्सुक आंखों से देखती और कहती, मेरे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तुम्हें पहले आदमी होना चाहिए जो मुझे फूल दे। इस साल भी कोई अपवाद नहीं था। मधुर पियानो के नोट अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए। मैंने धीरे से मुस्कुराया, अपने बगल में रखा ध्यान से तैयार किया हुआ बांस का पौधा उठाया और बैक स्टेज की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं बैक स्टेज पहुंचा, इससे पहले कि मैं अंदर कदम रखता, मुझे जूलियन की आवाज सुनाई दी। वेंडी, तुम अभी मंच पर बहुत खूबसूरत थी। उसकी आवाज उत्साही और भावुक थी। मैंने पर्दे का एक कोना उठाया। वेंडी अपना पूरा शरीर दीवार से लगाई थी। बैक स्टेज के पीछे का अंधेरा उसे पूरी तरह अपने में समेटे हुए लग रहा था। जूलियन अब बेहद उत्साहित था, उसे गले लगा रहा था, बेसोचे समझे वेंडी को अपनी बाहों में खींच रहा था। रोशनी बहुत मंद थी, मैं वेंडी का चेहरा स्पष्ट नहीं देख पाया। मैंने चुपचाप पर्दा हटाया और उनकी तरफ बढ़ा। इस बार मैं स्पष्ट देख सका। जूलियन के हाथों में सूरजमुखी का गुलदस्ता था। जूलियन को मेरे आने का बिल्कुल पता नहीं चला, बस वेंडी को अपनी भावनाएं बताता रहा। सूरजमुखी सूरज की तरफ देखने का प्रतीक है। उस दिन तुमने कहा था कि मैं सूरज की तरह हूं, मैं ही सूरज हूं। वेंडी के चेहरे पर साफ अधीरता थी। उसकी उंगलियां बार बार भींच रही थीं। बहुत नाराज लग रही थी। वेंडी, मुझे छोड़कर बाकी सबके साथ कभी अच्छा स्वभाव नहीं था। उसे विलक्षण भी कहा जा सकता था। मैंने एक बार उसे सिर्फ एक गलत शब्द पर एक डेस्क मेट को रुलाते देखा था, और एक बार उसे किसी के लव लेटर को उनके सामने ही बुरी तरह फाड़ते भी देखा था।
वेंडी को लड़कों को शर्मसार करने की कुदरती काबिलियत थी। मुझे परवाह नहीं थी कि वेंडी जूलियन को कैसे परेशान करेगी। मुझे चिंता थी कि यह बैकस्टेज था। जूलियन का गुस्सा भी कम नहीं था। अगर वे बहस करें तो वेंडी की रेपुटेशन खराब होगी। इसलिए मैंने जल्दी से वेंडी का हाथ पकड़ा, अपना तैयार किया हुआ बांस का पौधा उसके हाथों पर रख दिया। मेरे इस काम ने वेंडी का ध्यान सफलतापूर्वक अपनी तरफ मोड़ लिया। हालांकि जूलियन गुस्से से बोला, उसकी आवाज तीखी थी। ईथन, मैं पहले यहां था, क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? मैंने अपने होंठ मुस्कान में घुमाए, फिर उसके करीब गया और बहुत धीमी आवाज में उसके कान में कहा, सही कहा, वेंडी ने खास मुझसे कहा था कि मैं पहला हूं जो उसे फूल दे। वेंडी मुझे पसंद करती है, क्या तुम नहीं देख सकते? तुम टर्ड व्हील बनना चाहते हो? जूलियन ने सीधे दांत पीसते हुए वेंडी की कलाई पकड़ ली और कहा, वेंडी, तुम ईथन में क्या पसंद करती हो? मैं सब कुछ सीख सकता हूं। क्या तुम मुझे भविष्य में पसंद कर सकती हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधा होगा। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वेंडी की निगाहें मुझ पर टिकी थीं, शानदार और गहरी। कुछ मिनटों बाद उसने नजरें नीची की और हल्की मुस्कान दी। मुझे पसंद है कि वह पढ़ाई में अच्छा है। यह जवाब मेरी उम्मीदों से भी परे था। जूलियन ने कुछ अधीरता से कहा, तुमने पहले देखा था? मैं ग्रेड में पहले नंबर पर था। मेरे नंबर ईथन से बेहतर हैं। वेंडी के सुंदर होंठ तिरस्कार के साथ मुड़े। वो तो किस्मत थी। वेंडी सच में जूलियन को भड़काना जानती थी। जूलियन ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं हमेशा पहले नंबर पर रहूंगा। फिर तुम देखोगी कि मैं ईथन से करोड़ों गुना बेहतर हूं। यह कहकर उसने सूरजमुखी का गुलदस्ता वेंडी की बाहों में थमा दिया। वेंडी ने खुशी खुशी उसे ले लिया। उसे हौसला देना नहीं भूली। मुझे तुम पर विश्वास है, रोशनी में अपना बेस्ट दो। वेंडी की आवाज इतनी निर्दोष लग रही थी। उसकी शक्ल में एक आकर्षण भी था। जूलियन ने आंखें झपकाईं। थोड़ा शर्माता हुआ लगा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वेंडी ने सही समय पर बोल दिया, ठीक है, अब तुम जाओ। यह सीधा खारिज करना था। जूलियन के शब्द तुरंत अटक गए। अनिच्छा से वह केवल मुड़कर जा सका। जाने से पहले उसने मुझ पर आखिरी बार एक कड़ी निगाह डाली। जूलियन के जाने के बाद वेंडी ने सबसे पहले यह किया कि आजमाकर मेरे हाथ को छूने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। उसने कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे घर क्यों नहीं छोड़ रहे? क्या मैं कह सकती हूं कि यह जूलियन की वजह से था? भले ही मुझे पता था कि उसके जूलियन से प्यार करने की संभावनाएं ना के बराबर थीं। भले ही मुझे लगता था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, फिर भी मैं खुद को थोड़ा रूठने से नहीं रोक पाया। वेंडी और मैं 18 साल से एक दूसरे को जानते थे। वह जब से मुझे याद है मेरे साथ रही है। सुलिवान परिवार और चेन परिवार घनिष्ठ मित्र थे। मेरे दादा और उसके दादा साथी थे। मेरी माँ और उसकी माँ सबसे अच्छी दोस्त थीं। इसलिए हमारी पीढ़ी का एक विशेष रिश्ता था। हमारे माता पिता ने बस हमारे लिए एक दूसरे के बगल में हवेलियां खरीद लीं। वेंडी की माँ मुझे सबसे ज्यादा ये याद दिलाती थी, भविष्य में तुम्हें वेंडी को अपनी छोटी बहन की तरह मानना है और उसकी रक्षा करनी है। अगर वह स्कूल में तंग आती है तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दोनों परिवारों में हर कोई कहता था कि वेंडी और मैं बचपन की सहेली सखा हैं। भले ही मैं अब तक वेंडी से सच में प्यार नहीं करता था, वेंडी मेरे लिए सच में बेदाग रही थी। वेंडी हमेशा भागी रही थी। उसे अपने परिवार की बात सुनना पसंद नहीं था और अक्सर परेशानी खड़ी करती थी, सिवाय जल्दी डेटिंग के। उसने वो सब कुछ किया था जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन वह मेरे लिए अद्भुत थी। मैं दोस्त बनाने में अच्छा नहीं था। मुझे किसी ग्रुप में फिट होने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल में आसानी से बदमाशी का निशाना बन जाता था। और उस समय जब मैं छोटा था, वह अस्थायी हथियार लेकर आती और मुझे पीछे से बहादुरी से बचाती। उसकी मां ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी रक्षा करूं, लेकिन इसके बजाय वह मेरी रक्षा करती थी। काफी अजूबा था। मिडिल स्कूल पहली चाहतों की उम्र थी। मैं बहुत बुरा नहीं दिखता था, इसलिए मुझे कुछ ना समझ लड़कियों का ध्यान आकर्षित होता था जो मुझसे चिपकी रहती थी। लेकिन उस समय मेरे दिल में सिर्फ पढ़ाई के लिए जगह थी, बाकी किसी चीज के लिए 1 इंच भी नहीं। इसलिए मैंने कुछ परेशान करने वाली लड़कियों को मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने स्कूल में मुझ पर जुल्म किए। वेंडी ने अपने कुछ दोस्तों को मेरा बदला लेने के लिए भेजा। बेशक ये कोई गर्व की बात नहीं थी। आखिरकार वेंडी को उसकी मां ने घर बुलाया और पूरी रात पूर्वजों के मंदिर में घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन उस रात घुटने टेकते हुए भी उसने मुझसे मीठी बातें की। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी, दोषी मत महसूस करो। अभी मुझे बस अफसोस है कि मैंने उन बदमाशों की टांगें नहीं तोड़ी। वेंडी मेरी रात की तरह थी। जब से मुझे याद है वह मेरे बगल में पहरा दे रही थी। यही शायद वजह थी कि जब वह मेल लीड के प्यार में पड़ गई तो मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, है ना? मुझे प्रतिक्रिया न करते देख वेंडी जल्दी से पास आ गई। क्या सोच रहे हो? मैंने धीरे से मुस्कुराया, आगे बढ़ते हुए। चलो। वेंडी ने पीछा किया। उसकी लंबी पतली आंखों में मुस्कान थी। एक हाथ मेरी बांह पर रखते हुए उसकी आंखें चंद्रमा की तरह मुड़ गईं। जैसा जूलियन ने कहा था, वह बेरहमी से मेरी हर चीज छीनने की कोशिश कर रहा था। हर पॉप क्विज में उसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर होते थे, हमेशा मुझसे थोड़ा सा ज्यादा। मेरे डेस्कमेट ने जूलियन की बहुत पूजा की। वह सच में कमाल है। वह ये कैसे करता है? हमारे पॉप क्विज इतने मुश्किल होते हैं। तुम तो पहले से ही पूरे नंबर के करीब हो और वह तुमसे फिर भी थोड़ा ज्यादा ले जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा।
बस शांति से पॉप क्विज के गलत जवाब इकट्ठे किए। जूलियन ने भौहें चढ़ाई। मेरे पास खड़ा हुआ। उसका लहजा अजीब था। वह पास आया। अभी हार मत मानो, तुम खुद देख सकते हो। मेरी ताकत के सामने तुम्हारे पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं है ना? साथ ही यह पहले से ही तुम्हारी सीमा है ना? यह मेरी सीमा नहीं थी। हां, यह उसकी सीमा नहीं थी। वह क्लास में बिना ध्यान दिए भी सबसे ज्यादा नंबर ला सकता था, जैसे उसने पहले से ही सारा ज्ञान पूरी तरह हासिल कर लिया हो। मेरे डेस्कमेट ने हमें ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई बड़ी खबर सुनी हो। तुम लोग शर्त लगा रहे हो कि ग्रेड में कौन पहले नंबर पर आएगा, है ना? हालांकि ईथन सच में बहुत मजबूत है। मुझे लगता है जूलियन और भी बेहतर है। यह सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने बस नजरें नीची की, शांति से एक गलत जवाब को सुधारते हुए कहा, अगर तुम इतने ही मजबूत हो तो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत? बस हर बार पहले नंबर पर आओ, बस इतना ही है। मैंने आंखें उठाकर उस पर मुस्कुराया। तुम जानबूझकर मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्योंकि तुम्हें भी यकीन नहीं कि तुम हर बार पहले नंबर पर आ सकते हो, है ना? मुझे पता था कि जूलियन के पास एक कॉन्क्वेस्ट सिस्टम था। यह सिस्टम जब कॉन्क्वेस्ट शुरू करता, उसके नंबर मुझसे ज्यादा कर देता, बस वेंडी को बताने के लिए कि जूलियन मुझसे मजबूत है, ताकि वह उससे प्यार करने लगे। यह भी उसके लिए एक शॉर्टकट माना जाता था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि यह गोल्डन फिंगर स्थायी नहीं था। शुरुआती स्टेज पार करने के बाद जूलियन को इस गोल्डन फिंगर के बदले लगातार वेंडी के स्नेह की जरूरत होती। इसलिए वह बेताबी से मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। ख्वाब देखो। मैं काफी चालाकी से मुस्कुराया। ख्वाब देखते रहो। जूलियन ने मुझसे काफी भड़काया। उसने कई गहरी सांसें ली, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। मैं बस उस भावना का आनंद ले रहा हूं जब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, और फिर भी मैं तुम्हें मिट्टी में मिला सकता हूं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। ईमानदारी से जूलियन का चीट फंक्शन सच में काफी प्रभावशाली था, लेकिन जूलियन हमेशा मुझसे आगे रह सका। इसकी वजह यह थी कि मुझे अभी तक परफेक्ट स्कोर नहीं मिला था। अगर मैं परफेक्ट स्कोर ला पाता तो वह मुझसे कैसे आगे रहता? जब तक मैं काफी मजबूत था, भले ही वेंडी बाद में सच में जूलियन के प्यार में पड़ जाए, फिर भी वह मेरी चमक नहीं चुरा सकता था। यह सोचकर मैंने हल्की मुस्कान दी और एक और गलत जवाब सुधारा। इतने सरल शब्दों से मुझे गिराना चाहता है। जूलियन बस सपने देख रहा था। जूलियन को क्या पता नहीं था, मैं एक स्टडी फैनेटिक था। मैं असल में नाम कमाने के लिए नहीं पढ़ता था। मुझे सिर्फ सवाल हल करने का एहसास पसंद था, और साथ ही इस रास्ते पर लगातार उपलब्धियां हासिल करना। यह शायद वह कभी नहीं समझ पाता। वह बस सोचता था कि मैं वेंडी को आकर्षित करने के साधन के रूप में अच्छी पढ़ाई करता हूं। जूलियन के आने से पहले मैं हमेशा फिजिक्स कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अब नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की सूची तय हो चुकी थी, लेकिन जूलियन के आने की वजह से स्कूल ने एक अपवाद बनाया और उसे एक सीट दी। जूलियन ने स्कूल को निराश नहीं किया। उसने तुरंत नेशनल में पहला स्थान जीता, मुझसे ठीक एक अंक से आगे। ट्रांसफर करने और मुझसे बेहतर होने के बाद से जूलियन धीरे धीरे हर किसी का पूज्य देवता बन गया था। सहपाठियों ने कहा कि जूलियन मूल रूप से एक छात्र था, जिसे प्रिंसटन में प्रवेश की गारंटी थी। उसकी ताकत सच में ठोस है। साथ ही मैंने सुना कि उसने उस गारंटी को पहले ही सक्रिय रूप से त्याग दिया था। यह है असली विशेषज्ञ, है ना? मैं कुछ नहीं कह सकता था, और मेरे प्रति कई लोगों को दुख और हताशा दोनों महसूस हुई। लगता है ईथन उतना मजबूत नहीं है ना? इतनी आसानी से पीछे हो जाना, यह अच्छा नहीं लगता। जूलियन क्लास में सोता है और फिर भी आसानी से ईथन से आगे निकल जाता है। लोगों की तुलना करके तो इंसान हताशा से मर जाता है। हर कोई कहता था कि मैं एक गिरा हुआ देवता था। अगर मैं सच में इसे दिल पर ले लेता तो मेरा मानसिक संतुलन शायद बिगड़ जाता। फिर मैं जूलियन को कभी नहीं हरा पाता। बदकिस्मती से मैं ऐसा नहीं था। जूलियन ने अपने आसपास की तारीफें सुनकर संतुष्टि से आंखें सिकोड़ी, मुझे नहीं भूला। बगल में मुझ पर नजर डाली। सच में माफ करना, तुम फिर से मेरे पांवों के नीचे कुचले गए। जूलियन सब कुछ छीनने को तैयार था। हालांकि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी और मैंने बस एक जम्हाई ली। तुम बहुत कमाल हो। अगर पहले होता तो जूलियन पहले ही गुस्सा हो जाता। अब वह मेरे पीछे देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। वेंडी, मुझे पहला स्थान मिला। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वेंडी की निगाहें मुझ पर थीं। कुछ सेकंड के लिए खामोश, फिर जूलियन को देखा। बहुत अच्छे। जूलियन ने झटपट उसकी बांह पकड़ ली। मेरी और तारीफ करो, मुझे सिर्फ 2 शब्दों से टाल मत दो, ठीक है? वेंडी एक पल के लिए चुप रही, फिर भावनाहीन होकर अपनी बांह खींच ली। फिर भी ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी मौजूदा उपलब्धि पहले से ही मुझ पर शैक्षणिक दबाव डाल रही है। मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। वेंडी हमेशा इतनी मजाकिया होती है। आखिरी नंबर पर रहना। क्या? शैक्षणिक दबाव? जूलियन ने वेंडी की मजाकियत नहीं पकड़ी, बस उम्मीद भरी नजर से वेंडी को देखता रहा। काफी देर बाद जूलियन का चेहरा बदल गया। उसने भौहें चढ़ाई। क्या? यह सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्नेह स्तर अभी भी शून्य क्यों है? स्नेह स्तर अभी भी शून्य है। मेरा मूड तुरंत खुश हो गया। वेंडी सिर्फ इतना जानती थी कि मैं अभी खुश था, इसलिए वह भी अपने होंठ मुड़कर रोक नहीं पाई। वह जूलियन को बधाई देने नहीं आई थी, वह मुझे घर ले जाने आई थी। जूलियन स्पष्ट रूप से घबराने लगा। उसने वेंडी का हाथ पकड़ा। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती?
तुमने कहा कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई वाले लोग पसंद हैं, इसलिए मैंने हर बार ईथन को हराया। तुमने कहा कि तुम्हें शोर शराबा पसंद नहीं, मैंने हाल ही में तुम्हें परेशान भी नहीं किया। मुझे बताओ वेंडी, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपना मेल लीड बनने दो, ठीक है? जूलियन बहुत खूबसूरत था। वह चकाचौंध करने वाला, आकर्षक था, जो लोगों के सामने आते ही सबका ध्यान खींच लेता। अभी वह एक घायल जानवर की तरह विनम्रता से भीख मांग रहा था। लगभग कोई भी महिला उसे मना नहीं कर सकती थी, लेकिन वेंडी इसमें शामिल नहीं थी। वेंडी ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और मजाकिया अंदाज में हंसी। क्या तुम्हारे पास शीशा नहीं है? कम से कम किसी गड्ढे में देखकर तो अपनी शक्ल देख लो। ज्यादा दूर नहीं। सहपाठियों का एक समूह अभी भी खड़ा देख रहा था। वेंडी का जवाब पहले ही जूलियन के लिए कुछ शिष्टता छोड़ रहा था। घर जाते समय मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे पूछा, तुम्हें जूलियन पसंद नहीं? भले ही मुझे पता था कि जूलियन इतना मजबूत इसलिए था क्योंकि उसके पास एक सिस्टम था, लेकिन तुम इससे इनकार नहीं कर सकते थे कि जूलियन एक बहुत ही आकर्षक इंसान था। अहंकारी और भावुक, खूबसूरत और अच्छी पढ़ाई भी। वेंडी के सामने उसने कभी बदतमीजी नहीं की। अगर मैं एक महिला होती जो जूलियन की असली प्रकृति नहीं जानती तो शायद मैं भी उसके प्यार में पड़ जाती। वेंडी काफी नाराज लग रही थी। बुकवॉर्म, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं या अंधी? मैं देख सकती हूं कि वह लड़का पूरी तरह खोखला है। जो थोड़ी नरमी मैंने पहले उसके साथ दिखाई, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारा मुकाबला करने वाला बहुत कम था। सोचा कि तुम शायद थोड़ा खेलना चाहो। जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया उसके बारे में तुम अनजान नहीं हो, है ना? फिर वेंडी ने मेरी आस्तीन पकड़ ली। यहां तक कहना बड़े भाई, तुम सच में नाशुक्रे हो। मेरे द्वारा पहले किए गए सारे अच्छे काम तुम पल भर में भूल गए, है ना? ये लड़की। मैंने सीधा चेहरा रखा, ये दिखाते हुए कि मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वह थोड़ी सी बात पर इतनी भावुक हो जाती थी, मुझे नहीं पता होता था कि उसे कैसे जवाब दूं। वेंडी मेरे करीब आई। उस लड़के को कोई आत्म जागरूकता नहीं है। मेरा बुकवॉर्म सच में एक अच्छा इंसान है। अस्थायी असफलताओं से हताश मत हो। मुझे विश्वास है कि जल्द या बाद में तुम उसे पीछे छोड़ दोगे और अपनी हर चीज वापस ले लोगे। वेंडी के बाल दोपहर की धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। वह लड़की पूरे विश्वास से भरी थी, जीवन शक्ति से लबरेज। वेंडी का दिमाग कुछ सही काम नहीं करता लग रहा था। मैं स्पष्ट रूप से विलनस सेकंड मेल लीड था। फिर भी उसने मुझे अच्छा इंसान कहा, लेकिन साथ ही मैं वेंडी का व्हाइट मूनलाइट भी था, इसलिए यह समझ में आता था। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जूलियन पूरी तरह बेचैन था क्योंकि वह कभी वेंडी को नहीं जीत सका, क्योंकि गोल्डन फिंगर का उपयोग करने की शर्तें थीं, यानी वेंडी का प्यार। लेकिन जूलियन की वेंडी को जीतने की प्रगति जरा भी नहीं बढ़ी थी। सिस्टम बहुत जल्द उसे लाभ देना बंद कर देगा। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, जूलियन ने मुझे सीढ़ी के नीचे घसीटा, आरोपों की बौछार करते हुए। क्या फायदा ईथन? तुम्हारे पास भी एक सिस्टम है ना? तुम्हारा सिस्टम क्या है? छिपाओ मत। अगर हिम्मत है तो साफ साफ बताओ। लोगों की पीठ पीछे चालें चलने का क्या फायदा? वह ठंडी हंसी हंसा। मैं सोच रहा था कि कोई अपने दम पर इतने ऊंचे नंबर कैसे ला सकता है और अपनी किस्मत भी आसानी से बदल सकता है, इतनी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ भी। उसके शब्द सुनकर मेरे मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। तुम बस अपने आप को एक पागल कुत्ते की तरह दिखा रहे हो। जूलियन ने गला घोंटते हुए मुझसे पूछा, अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम इस सब की क्या व्याख्या करते हो? मैं असफल नहीं हो सकता। महिलाओं को जीतना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? इस दुनिया से पहले मैंने 10 से कम लोगों को नहीं जीता था। हर एक कुत्ते की तरह था। थोड़ा सा अच्छा दो तो पीछे चलने लगते। वेंडी इतनी नासमझ क्यों है? एक अपवाद। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था क्यों, लेकिन मुझे पता था कि वेंडी को असल में जो पसंद था वह निश्चित रूप से जूलियन जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरी पूरी बेप्रतिक्रिया ने जूलियन को और भी गहरी निराशा में डाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि मेरे पास सिस्टम है, लेकिन फिर जूलियन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें काली पड़ गईं। वह मुझे घूर रहा था। असल में इसे हल करना आसान है। अगर तुम बस गायब हो जाओ तो बेहतर नहीं होगा? मैंने भौहें चढ़ाईं। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया देता, जूलियन ने मुझे धकेल दिया। मेरे पीछे सीढ़ी थी। अगर मैं गिर गया तो 100 दिनों की हड्डी मांस की चोट अपरिहार्य थी। आपात स्थिति में मैंने जूलियन की बांह को कसकर पकड़ लिया। तुम बुराई करना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूं। हमारे दोनों शरीर एक साथ पीछे गिरे। कई सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे गिरे। हम दोनों में से कोई नहीं बच सका। जूलियन नीचे आ गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। तुरंत दर्द से चिल्लाया, क्या तुम बीमार हो? कमीने, ईथन तू मुझे क्यों खींच रहा है? मेरी पीठ में बहुत दर्द हुआ। मैंने एक तेज सांस ली। मैं अभी भी खड़ा हो सकता था, लेकिन जूलियन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता था। उसने कई बार कोशिश की। उसका चेहरा कड़वी पीड़ा से मुड़ गया। मुझे लगता है मेरी टांग टूट गई है। मैंने फर्श पर बिखरी हुई किताबें इकट्ठी की, धीरे से उनके कवर से धूल हटाई। जूलियन को बेपरवाही से हाथ हिलाया। इससे मुझे क्या? जूलियन ने अहंकार से मुझे आदेश दिया, जल्दी से मुझे नर्स ऑफिस ले चल, वरना मैं कहूंगा कि तूने मुझे धकेला। अब मॉर्निंग सेल्फ स्टडी का समय है। आसपास बिल्कुल कोई नहीं है। अगर तू मुझे नहीं ले गया तो मुझे स्कूल खत्म होने तक यहीं बैठना पड़ेगा। अगर किसी ने मुझे देखा तो मैं शर्म से मर जाऊंगा। मैंने आंखें घुमाई, पास के कोने की तरफ इशारा किया। तुम अभी ट्रांसफर हुए हो।
शायद तुम्हें नहीं पता वहां एक कैमरा है। जूलियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं बिना पीछे देखे चला गया। ईमानदारी से मुझे सच में समझ नहीं आया कि सिस्टम ने जूलियन को कॉन्क्वेरर क्यों चुना। बेवकूफ और बदसूरत दोनों। ऐसा कोई मेल लीड कैसे हो सकता है? अगर यह दुनिया सच में एक उपन्यास थी तो इसे सच में छोड़ दिया जाना चाहिए था। अगर मैं लेखक होता तो शायद मैं भी इसे नहीं लिख पाता। उस सुबह जूलियन फर्श पर तब तक पड़ा रहा जब तक कि मॉर्निंग सेल्फ स्टडी खत्म नहीं हो गई। फिर सहपाठियों ने घेरकर उसे नर्स ऑफिस ले गए। जब दूसरों ने पूछा कि वह फर्श पर क्यों पड़ा था तो वह हकलाया और बोलने की हिम्मत नहीं की। वेंडी को शुरू में बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि जूलियन ने मुझे धकेलने की कोशिश की थी तो वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। तुरंत मुझे टीचर के पास ले गई। जूलियन हमारे स्कूल का टॉप रैंक स्टूडेंट है। वह आगे चलकर कमेटी का स्टार बीज होने वाला है। अगर उसे कुछ हो गया तो? मैंने पूरा जोर देकर सुझाव दिया। मैं जोरदार सलाह देता हूं कि हम कैमरा फुटेज देखें। जूलियन बार बार सिर हिलाता रहा। नहीं नहीं, यह जरूरी नहीं है। सबको इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। वेंडी की निगाहें अथाह गहराई लिए हुए थीं। उसमें एक अकाट्य अधिकार था। तुम इतने दयालु लड़के हो, बदमाशी सहकर भी चुप रहते हो। कोई भी देख सकता है कि तुम्हारी टांग अपने आप नहीं गिर सकती थी। यह कैसे हुआ? जूलियन को रोना आ गया, लेकिन आंसू नहीं थे। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल ने पहले बोल दिया। सही कहा, मैं अपनी देखरेख में ऐसी बात होने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। जूलियन पीला पड़ गया। बस फटी आंखों से प्रिंसिपल को देखता रह सका। प्रिंसिपल ने गंभीरता से कैमरा फुटेज निकाला। फिर पूरी खामोशी। वहां मौजूद सभी टीचर्स चुपचाप अपनी नजरें मुझ पर टिकाएं। फिर उस पर। कैमरे में ऑडियो नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखा कि उसने पहले मुझे धकेला था। मौजूदा टॉप स्टूडेंट ने पूर्व टॉप स्टूडेंट को धकेला। प्रिंसिपल बहुत मुश्किल स्थिति में थे। वह केवल हल्की खांसी कर सके, मुझे डांटने का नाटक करते हुए। तुम जूलियन को नर्स ऑफिस क्यों नहीं ले गए? मैंने बिना भाव के कहा। उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेलने की कोशिश की। अगर उसने अपने कर्मों का फल नहीं भोगा होता तो मैं अभी कमर से नीचे लकवाग्रस्त होता। यह कि मैंने जाने से पहले उसे 2 लात नहीं मारी, यह मेरी सभ्यता है। मेरी बात समझ में आई। प्रिंसिपल बोल नहीं पाए। प्रिंसिपल बड़ी बात को छोटा और छोटी को बिना बात बनाना चाहते थे। वेंडी ने शांति से कहा, इतनी गंभीर हरकत, क्या इस पर अनुशासनात्मक मार्क नहीं लगना चाहिए? जूलियन स्तब्ध दिखा। वेंडी, क्या तुम जानती हो क्या कह रही हो? तुम सच में चाहती हो कि मुझ पर अनुशासनात्मक मार्क लगे? ये ईथन की वजह से है ना? प्रिंसिपल कुछ परेशान थे। स्टूडेंट्स, तुम सब अब सीनियर हो। अगर तुम पर अनुशासनात्मक मार्क लगता है तो ये तुम्हारे स्थायी रिकॉर्ड में जाएगा। ये जीवन भर का कलंक होगा। वेंडी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रिंसिपल को ठंडी मुस्कान दी। अंत में प्रिंसिपल ने समझौता किया, क्योंकि सुलिवान परिवार ने स्कूल को 2 लेक्चर हॉल, एक 100 कंप्यूटर और कैंपस का आधा क्षेत्र दान किया था। अब वेंडी बस न्याय चाहती थी। प्रिंसिपल के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जूलियन पूरे समय मुझे घूरता रहा। प्रिंसिपल और टीचर्स के जाने के बाद जूलियन बोलने से नहीं रुका। ईथन, अब तुम संतुष्ट हो? क्या मुझे अपने पांवों के नीचे कुचलना अच्छा लगता है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ईमानदारी से, मैंने कभी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। एक चींटी को कुचलना, इसमें क्या आनंद है या नहीं? मैं सच में जूलियन को तुच्छ समझता था, या यूं कहें कि उस जैसा कोई जो गंदी चालें खेलता था। शुरू से ही असफल होना तय था। जूलियन मेल लीड था और शुरू में उसे स्वर्गीय किस्मत का गोल्डन कार्प मिला था। स्वर्गीय तरीकों ने कहा कि वह अनगिनत लोगों में सबसे भाग्यशाली था, इसलिए उसने उसे चुना। शुरू में उसे 2 विकल्प दिए गए। एक था इफोर्ट सिस्टम, 2 था कॉन्क्वेस्ट सिस्टम। जैसा नामों से पता चलता है, इफोर्ट सिस्टम का मतलब कि जितनी भी मेहनत की जाए उसका 2 गुना फल मिलेगा। असल में जीवन में चीट मोड खोलना। कॉन्क्वेस्ट सिस्टम का मतलब इस दुनिया की फीमेल लीड का स्नेह जीतकर वह दुकान से विभिन्न गोल्डन फिंगर्स बदल सकता था। जूलियन ने कॉन्क्वेस्ट सिस्टम चुना। आखिरकार एक महिला को जीतने की मुश्किल खुद मेहनत करने से कहीं कम थी। न मेहनत करना, बस बिना कुछ किए कुछ पाना, और साथ ही इन सभी शानदार लड़कियों के बीच हर तरह से घूम सकना। क्या यह एकदम सही नहीं होगा? लेकिन वेंडी एक कठोर अखरोट थी और जूलियन को लगता था कि चूंकि उसे स्वर्गीय तरीकों ने मेल लीड चुना था, वेंडी को स्वाभाविक रूप से उससे प्यार करना चाहिए। यहां तक कि इस कॉन्क्वेस्ट में जूलियन ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। शुरू से आखिर तक वह अकारण अहंकारी था। बस सोचता था कि सफलता हक से उसकी होनी चाहिए। दुनिया में कहां ऐसी आसान जीत होती है। जूलियन वेंडी को नहीं जीत सका और कुछ ही समय बाद उसने अपना असली रंग दिखाया। पहले क्लास में टीचर ने उसे सवाल पूछने के लिए बुलाया और वह हमेशा हकलाता रहा और जवाब नहीं दे पाता। फिर पॉप क्विज आए। जब उसका डेस्कमेट उससे कॉपी करना चाहता था तो उसने साझा नहीं किया, और जब नंबर आए तो दूसरी मासिक परीक्षा में उसके नंबर अभी भी पास होने से बहुत दूर थे। उसके नंबर और भी बेतुके गिर गए, 100 अंक भी नहीं पहुंचे। मैं उसके बिल्कुल विपरीत था। जूलियन की पहले की उकसावे ने मुझे और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मैं अक्सर सोचता था, अगर अगली बार कोई कॉन्क्वेरर आता जिसके पास दिमाग और पूरी ताकत दोनों हो, तो क्या मेरे पास अपनी मर्जी से उस घेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा? मैं पहले से ही परफेक्ट स्कोर के करीब था। अब
कमियों की जांच करके उन्हें भरते हुए मैं पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। अब मेरे डेस्कमेट का भावुक नजरिया वापस मेरी तरफ मुड़ गया था। वह चिल्लाता रहा, हे भगवान ईथन, तुम मेरे भगवान हो। जूलियन केवल एक आखिरी कोशिश कर सकता था, जो तीसरी मासिक परीक्षा से पहले हर तरह से सुलिवान घर में घुसने की कोशिश करना था। वह वेंडी के बिस्तर पर चढ़ना चाहता था। उस रात जूलियन ने ग्रे स्वेटपैंट पहने थे, बहुत अकड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन वेंडी बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जूलियन को रिपोर्टर्स ने भी फोटो खींच लिया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिससे उसकी पूरी इज्जत चली गई। अगले दिन जूलियन की टांगें उसे उठा नहीं पा रही थीं। वह हर जगह ढूंढता रहा। उसके मुंह में सिस्टम पागल हो गया लग रहा था। मैंने मूल कहानी खोली तो पता चला कि जूलियन, ये मेल लीड, किसी तरह एक सहायक पुरुष चरित्र बन गया था। हाँ, ये मूल कहानी 1 साल पहले मेरी बुक शेल्फ पर आई थी। उस समय मुझे पता था कि मैं विलनस सेकंड मेल लीड था और जूलियन एक कॉन्क्वेस्ट कहानी का मेल लीड था। लेकिन यह किताब केवल उस समय तक लिखी गई थी जब जूलियन ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे द्वारा कदम दर कदम लिखा गया था। मैंने शांति से इस किताब को वापस उसकी जगह रखा, एक मजाकिया हंसी के साथ। असल में एक सहायक पात्र होना बुरा नहीं था। आखिरकार मैं अब भी अपनी जिंदगी का मुख्य पात्र था। जैसे ही मैंने बात खत्म की, दरवाजे पर दस्तक हुई। वेंडी थी। वह रोशनी में खड़ी थी, एक छाता पकड़े हुए। उसके दूसरे हाथ में गुलदाउदी का गुलदस्ता था। ईथन, अब से क्या तुम मेरा इंतजार करोगे और मुझे रोज घर छोड़ोगे? इस बार उसने मुझे बुकवार्म नहीं कहा। मुझे पता था कि वह मुझे लंबे समय से पसंद करती है। एक युवा लड़की की जोशीली, निर्दोष निगाहें नकली नहीं हो सकती। मैंने बड़बड़ाया, लेकिन मुझे पढ़ाई पसंद है। वेंडी के होंठ एक कोमल मुस्कान में मुड़े। उसकी निगाहें नरम थीं। मैं जानती हूं मैं कोई खास नहीं हूं। कुछ पैसे होने के अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूं और न ही अच्छी तरह सुनती हूं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं और एक बार जब मैं किसी पर अपनी नजर जमा लेती हूं तो वफादार होती हूं। मैं बस तुम्हारे साथ एक सुखद अंत चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ होने की कोशिश कर सकते हो? जहां तक पढ़ाई की बात है, मुझे लगता है मैं काफी होशियार हूं। शायद मिस्टर सुलेवान मुझे ट्यूशन पढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर सूर्यास्त चमक रहा था और उस पल मैंने अपने दिल की धड़कन सुनी। शायद मैं उसके प्यार में पड़ गया था। मैंने पहले कभी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। पढ़ाई थकाने वाला काम था। भले ही मुझे वह पसंद थी, मुझे हर सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। रात 11 या 12 बजे तक नहीं सोता था। हफ्ते में कई पेन खत्म करता था, कभी 2 वक्त की रोटी भी छोड़ देता था। मेरी टॉप रैंक मेहनत से मिली थी। हर कोई या तो ईर्ष्या करता या मेरी पूजा करता। सोचते कि मैं कमाल हूं, सिर्फ वेंडी ही मुझे बुकवार्म कहती थी, जबकि धीरे धीरे चिंता करती थी कि कहीं मैं थक तो नहीं रहा। अचानक मैं वेंडी का हाथ पकड़ना चाहता था और मैंने वैसा ही किया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, वेंडी, जो बेपरवाही से अपनी घबराहट छिपा रही थी, पूरी तरह जम गई। वह स्थिर खड़ी रही। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो तुम्हें वाकई मेहनत करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें एक ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, लेकिन कम से कम एक ही शहर। क्या तुम ये कर सकती हो? छाता गलती से उसके हाथों से फर्श पर गिर गया। आसमान में अभी भी तेज धूप चमक रही थी, उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने भौहें चढ़ाई। तुम धूप में नहीं रह सकती। इससे पहले कि मैं बात खत्म करता, वेंडी ने लालच से मेरा हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसका पूरा शरीर एक बेचारी भटकी हुई बिल्ली की तरह कमजोरी बिखेर रहा था, जिसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। फिर मुझे धूप से बचाओ। वह स्पष्ट रूप से चाहती थी कि मैं उसके चेहरे को सहलाऊं। मैंने दिखाए बिना होंठ मोड़ लिए। बाद में मुझे स्टैनफोर्ड में प्रवेश मिला। वेंडी ने कसम खाई कि वह उसी स्कूल जाएगी। 2 और साल पढ़ाई की और मेरी जूनियर बन गई। इससे भी बाद में मैं एक सफल पूर्व छात्र के रूप में भाषण देने स्कूल वापस आया। मंच पर खड़ा होकर मैंने नीचे युवा चेहरों का समुद्र देखा, जो जीवन से भरे थे। उन्होंने मुझे उम्मीद और प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मैंने कहा, हर स्क्रिप्ट में मुख्य भूमिकाएं और सहायक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन भले ही हमें सहायक भूमिका का कार्ड मिले, हमें जरूरी नहीं कि मेल लीड के लिए सहायक बने। जब तक हम किस्मत से लड़ने की हिम्मत करें, तुम अपनी जिंदगी की मुख्य भूमिका बन जाओगे। कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। वह मेरी हड्डियों में गढ़ी जाएगी, मेरे दिल में समाएगी, हमें कल से बेहतर बनाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम किसी तथाकथित गोल्डन फिंगर वाले मेल लीड से मुठभेड़ करो तो तुम पूरी ताकत से कह सको, तुम जितना चाहो मेल लीड बनो, मैं भी अपनी मंजिल बना सकता हूं। वेंडी का उपसंहार। असल में मैंने भी मूल कहानी पढ़ी थी। बस ईथन उस बुकवॉर्म को पता नहीं था और मेरा उसे बताने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने मूल कहानी देखी तो मेरी पहली भावना यह थी, क्या इस लेखक ने एक ढेर सारी बकवास लिखी है? इस किताब के ढांचे में अंत में मुझे जूलियन ने जीत लिया था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उस छोटी वेंडी से घृणा थी जो हमेशा ईथन की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन ईथन ने कभी कुछ गलत नहीं किया था। ईथन मुझे इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि हाल के वर्षों में सुलिवान परिवार मुश्किलों में था और उसके माता पिता लगातार उसे बताते थे कि उसे मुझसे शादी करनी ही है।
ये बुकवॉर्म पढ़ाई से प्यार करता था। उसे लगता था कि वह अपना खूनी रास्ता खुद बना सकता है और वह बस मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहता था। वह मुझे रोके हुए था क्योंकि गहराई से वह मुझे पसंद करता था और मुझे खोना नहीं चाहता था। मैं ये सब जानती थी, अगर वह मुझे पसंद नहीं करता तो वह मुझे अपने पास क्यों रखता, किसी और को क्यों नहीं उलझाता। इसके अलावा जब भी मैं उसकी रक्षा करती वह इतना असहज हो जाता। वह सच में ऐसा लगता था जैसे उसे मुझ पर तरस आ रहा हो। संक्षेप में, ईथन मुझे पसंद करता था और मैं सच में उसे पसंद करती थी। हम बचपन की सहेली सखा थे, किस्मत से जुड़े हुए। हमारे बीच किसी खोखले जूलियन को डालने की क्या जरूरत थी। इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि लेखिका क्या सोच रही थी। जब जूलियन उस रात मुझे मोहित करने आया तो उसने पागलों की तरह मुझसे पूछा, आखिर में क्या तुम ईथन को पसंद करती हो? उसमें इतना अच्छा क्या है? वह हर तरह से अच्छा था। मैंने कभी इतना अच्छा लड़का नहीं देखा। शायद इसलिए क्योंकि किताब में यह भी कहा गया था, ईथन मेरी व्हाइट मूनलाइट था। उसकी आत्मा अप्रतिम, पारदर्शी, स्वच्छ, असीम रूप से सुंदर थी। ईथन खुद शायद स्पष्ट याद नहीं रखता। जब मैं छोटी थी और मेरे पिता ने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तो वही था जो बहाने बनाकर मेरे खिलौने उधार लेने आता था मुझे बचाने के लिए। मैं आखिरी नंबर पर रहती थी, वास्तव में इसीलिए नहीं कि मैं सीख नहीं पाती थी। मैं बस चाहती थी कि वह पहल करके मुझे ट्यूशन पढ़ाए। मैं उससे इतना प्यार करती थी। वह शिकायत करता था कि उसे कितनी तकलीफ होती है, जबकि किताबें लेकर मेरे घर दौड़ता था। मुझे अचानक वो खामोश रात याद आई, टीवी शोरगुल भरा और जीवंत। वह चुपचाप अपनी किताबें पकड़े आसमान में चांद को देख रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ उसके सिलहूट को घूर रही थी, चांद के आकार पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब वह मेरा चांद बन गया था। यही था व्हाइट मूनलाइट का मतलब। वह हमेशा मेरे दिल के सबसे साफ स्थान में था। तो ऐसे इंसान की जगह कोई कॉन्क्वेरर कैसे ले सकता था? समाप्त।